Hello students, welcome back. Let us get started with the fourth lecture of biomolecules. हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे एंड फोर्थ लेक्चर लास्ट लेक्चर है ये उसका, और इसके बाद हमारा बायोमोलिक्यूल्स जो है वो फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये नीट स्पेशल सीरीज़ है, नीट लेक्चर है एंड सो आपको नीट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, बायोलॉजी में तो नहीं है, मैं यहाँ पे आपको सब कवर करवा दूंगी. प्लस ये जो है टॉपिक्स, ये एनसीईआरटी की हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको यहाँ से एक बार समझ लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी की एक जस्ट वन रीडिंग करनी है, सो दैट अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट वैल्यू हो, डायग्राम है, फिगर्स हैं, टेबल्स हैं, ग्राफ हैं, तो वो आप एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है, सो वन रीडिंग इज मस्ट. ठीक है, बाकी एनसीईआरटी को सिंप्लीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी. ठीक है, तो आपको यहाँ से पक्का समझ में आ जाएगा, इससे सिंप्लीफाइड लेक्चर आपको नहीं मिलेगा, आई प्रॉमिस. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. एंजाइम्स को हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली बात कि एंजाइम्स को जो है वो बायोकैटालिस्ट बोला जाता है. बायोकैटालिस्ट का क्या मतलब है? कैटालिस्ट आपने सुना है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं. ठीक है, दे स्पीड अप द रिएक्शन, मतलब कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट करते हैं. राइट, कैटालिस्ट का काम होता है. अब अगर यही हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बात करें, अगर लिविंग सिस्टम्स में बात करें हम कैटालिस्ट की, तो लिविंग सिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जो कैटालिस्ट हैं दे आर कॉल्ड एज एंजाइम्स. ठीक है, कैटालिस्ट को क्या नाम दिया गया है? एंजाइम्स. और क्योंकि ये कैटालिस्ट हैं और लिविंग सिस्टम में हैं तो एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट बोलते हैं. राइट, अब देखो, ज़्यादातर सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं. ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. प्रोटीन्स हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, अभी तक हमने प्रोटीन्स पढ़ लिया, प्रोटीन्स में कहीं एंजाइम्स का नाम नहीं आया है ना. तो ये सोचना है कि ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. ठीक है, बट ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ठीक है, अगर आपने प्रोटीन्स वाला लेक्चर अभी तक नहीं लगाया है, लेक्चर 2 बायोमोलिक्यूल्स का प्रोटीन्स एंड लिपिड्स किया था हमने, एंड वो आपको प्लेलिस्ट बायोमोलिक्यूल्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो आपको वहाँ से वो लेक्चर ज़रूर अटेंड करना है, इट विल बी वेरी यूजफुल. ओके, सो हमने क्या समझा? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स जो हैं लगभग वो सारे प्रोटीन्स हैं. अब ऑलमोस्ट ऑल कह रहे हैं, मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. एक्सेप्शंस में हमारे पास क्या है? आरएनए एंजाइम्स. ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है ज़्यादातर, तो आपको पता होना चाहिए जितने भी आरएनए एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स नहीं हैं, वो आरएनए हैं. ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास राइबोसाइम्स का, राइबोन्यूक्लियसेस भी होते हैं. ठीक है, अब देखो, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन दियर टर्शरी स्ट्रक्चर. तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे जब आपने प्रोटीन्स का लेक्चर लगाया होगा मेरा. तो प्रोटीन्स में मैंने आपको बताया था, जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसमें क्या समझा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, बॉडी का कोई प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता. राइट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से करते हैं? जो कि हमारे स्ट्रक्चरल होते हैं. ठीक है, जितने भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जैसे कि कैरेटिन है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हैं. जितने भी फंक्शनल प्रोटीन्स हैं लाइक एंजाइम्स, लाइक हार्मोन्स, वो टर्शरी स्ट्रक्चर के हैं. राइट, तो सारे ही एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन्स, कैसे प्रोटीन्स हैं? वो टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन्स हैं. ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले क्लियर की थी कि फंक्शनल प्रोटीन्स जो होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के होते हैं. ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है. अगर ये क्वेश्चन आता है कि एंजाइम्स का कौन सा स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, तो इट इज टर्शरी. राइट, चलो, तो देखो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना हुआ है. ठीक है, यही हमने टर्शरी स्ट्रक्चर सीखा था कि जो हमारा हेलिकल फोल्डिंग है वो उसी के ऊपर जब फिर से फोल्ड किया जाता है तो उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं. राइट, दिस इज क्लियर. तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रोटीन का, एंड दिस इज एक्चुअली वी हैव मेड एंजाइम. ठीक है, एंजाइम में इम्पॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि इसके पास एंजाइम में एक ऐसा रीजन होता है जो कि पॉकेट शेप होता है. ठीक है, और ऐसा ही एक पॉकेट शेप जो है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. ऐसी साइट जिसके थ्रू एंजाइम जो है वो वर्क करता है. ठीक है, कैटालाइज करता है रिएक्शन को. ओके, सो एंजाइम एक्टिव साइट के थ्रू कैटालाइज करता है रिएक्शन को. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट कहते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ही कहते हैं बट रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं. सो डू रिमेंबर दिस. राइट, ये आपको पता ही होगा. अब देखो, कुछ जनरल फैक्ट समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स के और उनको हम एंजाइम से रिलेट करेंगे.
ठीक है, वो एंजाइम्स को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, अभी तक हमने जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे ही एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 4.5 to 5 मिलीमोलर होता है। ठीक है, तो सारे ही बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में, पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड वी ऑल्सो नो कि सारे ही बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, राइट। जैसे कि हमारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनते हैं, जितने भी मोनोमर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला ग्लूकोज है, फ्रक्टोस है, ये सारे किस में बन रहे हैं, ये पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रोटीन्स जो हैं वो किस में टूटेंगे, अमाइनो एसिड्स में टूटेंगे, स्टार्च टूटेगा ग्लूकोज में। तो ये सारे ही बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। एंड एक्चुअली में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली में क्या होते हैं, दे आर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, राइट। जितने भी केमिकल कंपाउंड है हमारी बॉडी में वो सारे क्या हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट CO2। CO2 जो है उसमें भी कार्बन है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, राइट। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं वो सारे ही बायोमोलिक्यूल्स हैं, राइट। ये बात समझ में आ गई। और सारे बायोमोलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं और उनका पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, हर एक बायोमोलिक्यूल एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, और 10 ऑल बायोमोलिक्यूल्स हैव अ टर्न ओवर नंबर। टर्न ओवर नंबर का क्या मतलब है कि सारे बायोमोलिक्यूल्स का एक टर्न ओवर नंबर है। टर्न ओवर नंबर मतलब कि एक बायोमोलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, उसका टर्न होने का एक नंबर है, कि एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में टर्न हो रहा है, दैट इज कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरे पास 10 बायोमोलिक्यूल, ठीक है, मेरे पास कोई पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोटीन है जो कि 10 है, ठीक है, तो इसका एक पर्टिकुलर टर्न ओवर नंबर होगा कि इसमें से 8 ही जो हैं वो टर्न हो सकते हैं, वो कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरे बायोमोलिक्यूल में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टर्न ओवर नंबर। ठीक है, तो हर बायोमोलिक्यूल का एक टर्नओवर नंबर है, राइट। ये सब बातें कहीं ना कहीं रिलेट होंगी एंजाइम्स में, इसलिए आपको ध्यान से समझनी है एक बार। ठीक है, एंड दिस कंटिन्यूस कन्वर्शन, क्योंकि सारे ही बायोमोलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं और कंटिन्यूसली हो रहे हैं, राइट। हमारी बॉडी में देखो कोई भी फंक्शन रुकता नहीं है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली हो रहा है ये सब, दैट प्रोटीन्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, विटामिन बन रहे हैं, एंड ऑल दीज आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर, राइट। तो दिस कंटिन्यूस कन्वर्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल इज ड्यू टू व्हाट, कैसे होता है ये सब, ये होता है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू वंस। देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, आपने क्या देखा है केमिस्ट्री में, कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है कि उसके पुराने बॉन्ड टूटते हैं, रिएक्टेंट्स में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, है ना, ग्रुप्स में जो भी साइड चेन्स होती हैं उनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और दूसरे रिएक्टेंट के साथ वो ऐड हो जाते हैं, तो न्यू बनते हैं बॉन्ड्स, राइट। तो यही सेम हमारे लिविंग सिस्टम में भी होता है, बायोमोलिक्यूल्स के साथ भी सेम होता है। कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, कि पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूट रहे हैं, नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट। हमारी बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं, राइट। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा वैसे, तो एक बार रिवाइज करते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन प्लस कैटाबॉलिक रिएक्शन, राइट। एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, मतलब ज्वाइनिंग हो रही है, मिलकर बना रहे हैं, तो एनाबॉलिक रिएक्शन। बड़ा मॉलिक्यूल टूट रहा है स्मॉल में, जैसे मैंने बताया प्रोटीन टूट रहा है अमाइनो एसिड्स में, तो जब टूट रहा है ब्रोकन डाउन इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत इजी सी बात है ये, और सारे ही केमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ईच सच मेटाबॉलिक रिएक्शन इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन। लिविंग बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, और सारे ही रिएक्शंस जो हैं वो कैटालाइज्ड होते हैं। नॉट अ सिंगल रिएक्शन इज अनकैटालाइज्ड। कोई भी एक रिएक्शन नहीं है हमारी बॉडी में जो कि अनकैटालाइज्ड है, मतलब जिसमें कि हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, ये क्वेश्चन में आ सकती है।
ठीक है, कि आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है बॉडी में दैट इज अनकैटालाइज्ड, सो नॉट अ सिंगल रिएक्शन इज अनकैटालाइज्ड, ठीक है। और क्योंकि कैटालिस्ट की बात हो रही है लिविंग सिस्टम में, तो हम उसको एंजाइम कहते हैं, राइट। क्या है हमारी बॉडी में, कैटालिस्ट का काम कौन कर रहा है, एंजाइम कर रहा है, राइट। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज बायोकैटालिस्ट, ठीक है। नाउ हाउ एंजाइम्स आर डिफरेंट फ्रॉम कैटालिस्ट, हम बार बार बोल रहे हैं कि एंजाइम जो है वो कैटालिस्ट है, बट ये इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट नहीं है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं, उससे हमारा एंजाइम डिफरेंट कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारा एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होता है टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। जो कैटालिस्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर प्रेशर पे काम कर सकते हैं, बट एंजाइम्स नहीं करते हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है, आपने केमिस्ट्री लैब में देखा है कि आप रिएक्शंस को, आप ज़्यादातर रिएक्टेंट्स को हीट करते हो, है ना। बॉयल करके हम रिएक्शंस भी करते हैं, तो हम हीट करते हैं वहाँ पे, तो हमारा रिएक्शन हो रहा है, मतलब वहाँ पे मतलब कैटालिस्ट जो है वो सेंसिटिव नहीं है टू हाई टेम्परेचर प्रेशर, वो टेम्परेचर और प्रेशर हाई पे काम कर सकता है, बट हमारा एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे काम नहीं करता है, ठीक है। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, अगर लिविंग सिस्टम की बात करें तो सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, दैट इज ऑफ द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से पढ़े हैं आपने, आपको याद आएगा हॉट सल्फर बैक्टीरिया, है ना। तो बैक्टीरिया में आपने पढ़ा था थर्मोफिलिक होते हैं वो, दैट मीन्स वो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हैं, अराउंड 80 to 90। तो जो रहते ही 80 to 90 डिग्री पे हैं, तो उनके एंजाइम्स भी तो उतने पे ही वर्क करेंगे ना, राइट। तो हमारे एक्सेप्शन में कौन से हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपको आता है कि एंजाइम दैट आर सिमिलर टू कैटालिस्ट, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे, वहाँ पे थर्मोफिलिक का ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, स्पेशली ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, तो वो सारे ही आपको पता है ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37, राइट। तो ज़्यादातर एंजाइम जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ही वर्क करते हैं, ठीक है। उनके मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है, राइट ना। समझ में आ गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, लिविंग सिस्टम इज डायनेमिक। क्या मतलब है इसका, आपके एनसीईआरटी में ये एक टॉपिक है, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स रीचेस इक्विलिब्रियम। ये मैंने एक लाइन लिखी है, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स रीचेस इक्विलिब्रियम। तो ये बात आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पढ़ चुके हो कि यूनिवर्स में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, दे रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का क्या मतलब है, अगर मैं ये बात आपको लिविंग सिस्टम के थ्रू समझाऊं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एंजाइम्स के ही रिलेशन में ये बात समझ लेते हैं। समझो कि हमारा कोई सबस्ट्रेट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर सबस्ट्रेट की, हर बायोमोलिक्यूल की एक टर्नओवर नंबर है कि वो इतना ही कन्वर्ट कर सकता है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल जस्ट लेट, हमारा एक सबस्ट्रेट है जो 10 इन नंबर था, ठीक है। हमारे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं इस सबस्ट्रेट के, और इसका जो टर्नओवर नंबर है वो है 8, मतलब 10 में से 8 ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। 2 बच गए और 8 जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो यही इसका इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है कि अगर इस स्टेट के बाद आगे कन्वर्शन हुआ, मानो कि 2 बचे थे और 8 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो अगर इसमें से एक और कन्वर्ट हुआ, अगर यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे एक और कन्वर्ट हो गया 9 हो गया, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन जो है वो वापस चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वापस 2 हो जाएंगे, यहाँ पे फिर 8 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम, कि हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम रीच कर चुका है। तो यूनिवर्स में यही होता है कि सारे सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम रीच करते हैं, ठीक है। एंड वंस कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है, एक बार कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, तो इट इज सेड टू परफॉर्म नो वर्क, मतलब उस स्टेट में हम मान लेते हैं कि अब ये कोई काम नहीं कर रहा है, राइट। अब यहाँ से देखो, यहाँ जाएगा तो ये वापस आ रहा है ना, तो मतलब इन शॉर्ट ये कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है तो उसके आगे इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वर्क, ओके। अब अगर हम लिविंग सिस्टम की बात करें, तो आप सोचो कि क्या हम वर्क करना कभी भी बंद करते हैं, क्या हम कभी भी इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं। सो आंसर इज नो, है ना। हम कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचते हैं, एनी लिविंग सिस्टम हार्डली रीचेस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कोई भी लिविंग सिस्टम नहीं पहुंचता है। वी ऑलवेज नीड टू परफॉर्म वर्क, हमें पता है ये बॉडी, ये तो कंसेप्ट हम ह्यूमन बॉडी से ही समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी को कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है, राइट। आवर बॉडी कैन नॉट स्टॉप, हमारा खाना कभी रुकता नहीं है कि वो डाइजेस्ट होना बंद कर दें, मतलब हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एंड दैट एनर्जी इज ड्यू टू द फूड,
है ना। मतलब बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट तो हो रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें से जो स्टार्च है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब वो काम कंटिन्यूसली हो रहा है, एंड सिंस वी नीड टू वर्क कंटिन्यूसली, क्या हमारी बॉडी में कंटिन्यूस एनर्जी भी चाहिए, राइट। हमें खाना खाना ही पड़ता है उसके लिए, राइट। हम खाना खाए बिना तो नहीं रह पाते ना, मतलब कंटिन्यूस इनपुट ऑफ एनर्जी तो चाहिए है, राइट। दिस यू हैव टू रिमेंबर फॉर अंडरस्टैंडिंग एंजाइम्स, ठीक है, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो लिविंग सिस्टम में है, दस किसी भी एंजाइम को काम करने के लिए इनपुट ऑफ एनर्जी लगेगा ही, एनर्जी की ज़रूरत उसको होगी ही बाहर से, ठीक है। बिफोर इट स्टार्ट्स टू वर्क इट नीड्स एन इनपुट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो लिविंग सिस्टम में इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और लिविंग सिस्टम नेवर रीचेस इक्विलिब्रियम। तो ये 2-3 कंसेप्ट जो हैं वो ट्विस्टेड क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं, ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम ये समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली एंजाइम्स, जो एंजाइम काम कैसे करते हैं। तो एंजाइम्स जो हैं दे स्पीड अप द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। ये तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया, ठीक है। हमने कैटालिस्ट की बात की और मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करी, ठीक है। अगर इस बात को समझें कि दे स्पीड अप द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो आप समझ लो एक एग्जांपल से, एक सबस्ट्रेट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एंजाइम की हेल्प दे दूँ, अगर मैं इस सबस्ट्रेट को एंजाइम दे दूँ, तो ये प्रोडक्ट में 1-2 सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आई हैव जस्ट लेट हियर, समझाने के लिए हम बोल रहे हैं। सो हर एंजाइम को डिफरेंट टाइम लगता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इस एंजाइम एक्टिविटी को, और वो हम डिटेल में अभी समझेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि एंजाइम जो है वो स्पीड अप कर देता है, ठीक है, बहुत फास्ट कर देता है रिएक्शन को, ठीक है। एंड कैसे काम करता है, हाउ डू एंजाइम्स वर्क, लेट अस सी। सो हाउ एंजाइम्स वर्क, ईच एंजाइम हैज़ अ स्पेशल रीजन और साइट। मैंने आपको पहले भी समझाया एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर। हर एंजाइम में एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। हर एंजाइम में पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। ये एक स्पेशल रीजन है, एक स्पेशल साइट है, ठीक है, जिसपे कि सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है। हर सबस्ट्रेट हर एंजाइम पे लॉक एंड की फैशन में अटैच होता है, ठीक है। कि कितना स्पेसिफिक है, मैंने कहा लॉक एंड की, तो आपको पता है कि एक ताले में एक ही चाबी जाती है, राइट। कि हर एक्टिव साइट पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही अटैच कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्पेसिफिक होता है, ओके। सो क्या होगा, एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो गया, राइट। इसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या होता है इस स्टेज पे, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू वंस। तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट को अटैच कर लेता है तो वो उसके पुराने बॉन्ड्स को तोड़ता है और नए बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। पुराने बॉन्ड्स को तोड़ रहा है, नए बॉन्ड्स बना रहा है, एंड दस ये चेंज हो जाएगा क्योंकि न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इस स्टेज पे कुछ अनस्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स टूट रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि अनस्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली क्या होता है, जब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स हो गई, जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो गए, तो फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। तो स्टिल इट इज अटैच्ड टू एंजाइम, एंजाइम से अटैच रहते हैं प्रोडक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड फाइनली एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सबस्ट्रेट था और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एंजाइम ने कैसे कन्वर्ट किया, यू अंडरस्टूड, राइट। कहाँ पे अटैच होता है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट का एक्चुअली रोल बताया गया है, एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, राइट। अब देखो इस रिएक्शन में, इस पूरी एक्शन में हमारा जो एंजाइम है वो कहीं भी यूज नहीं हुआ, राइट। सो वी कैन से कि एंजाइम्स जो हैं दे आर नॉट यूज्ड अप इन रिएक्शन। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा है, एंड इसलिए ही एक ही एंजाइम जो है वो मल्टीपल सबस्ट्रेट्स पे काम कर सकता है, राइट। तो किसी भी एंजाइम के मल्टीपल सबस्ट्रेट हो सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना। हाउ एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे वो रिएक्शन रेट को स्पीड अप कर रहे हैं, कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करते हैं, स्पीड कैसे बढ़ती है वो समझते हैं। एक बात मैंने आपको समझाई अभी कि लिविंग सिस्टम में इनपुट ऑफ एनर्जी की नीड है। लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे ही रिएक्शंस एंजाइम कैटालाइज्ड होते हैं, राइट। उन सारे ही रिएक्शंस को एंजाइम ही कैटालाइज करते हैं, एंड लिविंग सिस्टम में एनर्जी का इनपुट तो लगेगा, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको अभी याद रखनी है,
ठीक है। अब देखो, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, राइट। कैसे होता है वो हमने ऊपर समझा। एंड क्योंकि ये लिविंग सिस्टम है तो मतलब कि हमारे सबस्ट्रेट को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेशन एनर्जी। एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगी एक्टिवेशन एनर्जी की। अभी आपको समझ में आ गया कि सबस्ट्रेट लिविंग सिस्टम में है, एंजाइम उस पर काम कर रहा है। एनी सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट हो, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये बात आपको समझनी है, ठीक है, कि चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे हीट रिलीजिंग रिएक्शन है, चाहे वो हीट रिलीज कर रहा है बाद में, लेकिन पहले उसको एनर्जी की नीड है, ठीक है, टू स्टार्ट द रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। इसी बात को एक ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। देखो, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये कैसा रिएक्शन है आप बता सकते हो मुझे? ये ग्राफ आप अपनी बुक में देखते हो, ये कैसा रिएक्शन है? सबस्ट्रेट इज हैविंग हाई एनर्जी देन द प्रोडक्ट, है ना। तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बट हमने एक बात समझ ली कि एनर्जी पहले चाहिए है, राइट। तो सबस्ट्रेट को पहले एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी रिलीज करते हुए प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? सबस्ट्रेट नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है? उतनी एक्टिवेशन एनर्जी जितना कि ये अपने ट्रांजिशन स्टेट्स पे पहुंच जाए। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? सबस्ट्रेट में न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी, राइट। इसलिए ही अनस्टेबल से मॉलिक्यूल बनते हैं। जिस टाइम पे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, उस टाइम पे अनस्टेबल से मॉलिक्यूल बनते हैं। इसी स्टेट को, अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजिशन स्टेट तक जब तक पहुंच न जाए कि हमारे सारे नए बॉन्ड्स बन गए, उसके बाद ये एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? दिस इज द एनसीईआरटी डेफिनेशन। अब आपको ये समझ में आ जाएगी। डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की जितनी एनर्जी है, ठीक है, उसका डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ट्रांजिशन स्टेट। तो मतलब सबस्ट्रेट की जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है और उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने तक जितनी एनर्जी चाहिए है, उसके डिफरेंस को, ये देखो, उसके डिफरेंस को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर इस रिएक्शन में मैं एंजाइम डाल दूँ, अभी तक हमने एंजाइम की बात नहीं की है, हमारा जो सबस्ट्रेट है वो विदाउट एंजाइम इतनी एनर्जी ले रहा है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, राइट। अब अगर मैं इस रिएक्शन में एंजाइम डाल दूँ, देखो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो अगर इस रिएक्शन में मैं एंजाइम डाल दूँ तो एंजाइम क्या कर रहा है? सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से इतनी ही एनर्जी चाहिए इसको और उसके बाद सबस्ट्रेट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब कि हमारा एंजाइम जो है दैट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट। बहुत अच्छे से बात समझ में आई है। दैट इज एंजाइम डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी वो कैसे कम कर रहा है, तो ये अभी तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि देखो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। वो आपस में कोलाइड करना मतलब ऐसे क्रैश करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इस कोलिजन में, इस इंटरेक्शन में एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है। तो ये कोलिजन होने में, ये इंटरेक्शन होने में सबस्ट्रेट की एनर्जी लूज होती है, क्योंकि ये हमेशा, जो एक सबस्ट्रेट है वो दूसरे सबस्ट्रेट के साथ हमेशा सीधा कोलाइड नहीं कर रहा है, वो टेढ़े मेढ़े भी कोलाइड करते हैं। कई बार ये कोलिजन्स हो रहे हैं सीधे, कई बार नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि ये इधर टक्कर मार रहा है बट ये इधर टक्कर मार रहा है, ठीक है, ये इधर मार रहा है और तब ये इधर मार रहा है, तो प्रॉपर कोलिजन्स नहीं हो पाते, ठीक है। बट जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं, एंजाइम क्या करता है? एंजाइम सबस्ट्रेट को एक पर्टिकुलर पॉकेट में डालता है कि नहीं, एक्टिव साइट पे डाल देता है। इससे क्या होता है? इससे हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में कोलाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नीचे हो जाती है। जितनी एनर्जी चाहिए है ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, वो एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, राइट। वेरी क्लियर।
ठीक है, तो हमारा एंजाइम बेसिकली क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, राइट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसी बात से, इसी कॉन्सेप्ट से हमें एक जनरल रूल मिल गया कि मोर द एक्टिवेशन एनर्जी मोर इज द टाइम टेकन बाय सबस्ट्रेट टू कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी सबस्ट्रेट की, है ना, सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। तो ये बात तो बहुत ऑब्वियस सी है, ठीक है। कई बार ये बात समझ में नहीं आती है, बट जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, कि सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना। जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी उतना कम टाइम लगेगा, राइट। तो ये एक जनरल रूल आपको समझ में आ गया, राइट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से समझना है, ग्राफ ही ग्राफ है, बहुत ईजी ग्राफ है, कुछ भी नहीं है उनमें, ठीक है। अगर आप एंजाइम को डिफिकल्ट समझते हो तो आज ही आपके लिए ईजी होने वाला है, ठीक है। तो क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी? ऐसी कंडीशंस जो कि एंजाइम्स के टर्शरी स्ट्रक्चर को, एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स हैं तो उनके टर्शरी स्ट्रक्चर को जो कि चेंज कर दे, ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं फैक्टर्स, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है इनमें? फर्स्ट इज टेम्परेचर। सबसे पहले तो टेम्परेचर आपको मैंने बता ही दिया, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो कैसे टेम्परेचर अफेक्ट करता है हम ये समझेंगे। पीएच भी एक फैक्टर है, फिर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, एंड फाइनली हम इनहिबिटर्स की बात करेंगे कि कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इन फैक्टर्स को अब हम समझते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? ईच एंजाइम शोज इट्स हाइएस्ट मैक्सिमम एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड एज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे वो अच्छे से मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने ह्यूमन बॉडी की बात करी तो मैंने आपको एक बात समझा दी कि 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हमारे सारे एंजाइम्स जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं, दे हैव हाईएस्ट एक्टिविटी, ठीक है। उनकी मैक्सिमम एक्टिविटी होती है उस टेम्परेचर पे, ठीक है। और वही उसका क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एट विच द एंजाइम शोज मैक्सिमम एक्टिविटी, राइट। ये बात समझ में आई। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस पे ये एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो अगर मैं इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दूँ, ठीक है, 45 कर दूँ, 50 कर दूँ, 60 कर दूँ, तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मैं इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम कर दूँ वो भी इसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी, तब भी इसकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, सिर्फ एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही एंजाइम जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। कैसे एक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है? दोनों पे ही। लो टेम्परेचर पे एक्चुअली क्या होता है कि एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये बात कैसे याद रहेगी? आप कोई भी खाने का आइटम है, आपकी मदर क्या करती हैं, खाने के आइटम्स को फ्रिज में रख देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स हम क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है ना। तो हमें पता है कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी, भी लिविंग है ना, तो एक्चुअली उसके एंजाइम्स जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, दे बिकम इनएक्टिव, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या हो रहा है? प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है। प्रिजर्व्ड हो गया हमारा फूड, है ना, और टेम्परेली प्रिजर्व्ड हुआ, ये भी बात करेक्ट है। अगर मैं उस खाने को बाहर निकाल दूं फ्रिज से तो क्या वो फिर से खराब होना शुरू हो जाएगा? राइट। दैट मीन्स कि लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, टेम्परेली प्रिजर्व्ड हो जाता है, ठीक है। एंड हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाता है। डी नेचर होने का क्या मतलब है? डी नेचर होना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, टूट जाना, ठीक है। तो डी नेचर मतलब एंजाइम परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये टेम्पररी कंडीशन है। अगर इस एंजाइम को फिर से मैं एक ऑप्टिमम टेम्परेचर दे दूं, अगर इस एंजाइम का टेम्परेचर ऑप्टिमम 40 है, मैं इसको फिर से 40 दे दूं तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इस केस में, मैंने हाई टेम्परेचर किया था, मैंने इसको 60 डिग्री सेल्सियस दे दिया था और अब मैं इसको वापस ले जाऊं 40 पे, तो क्या ये फिर से वर्क करेगा? ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो डी नेचर होने का मतलब है कि परमानेंटली वो टूट गया, इट कैन नॉट कम बैक टू इट्स नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये बात समझ में आई? मतलब लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको एक ग्राफ बना दूं,
ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम है, राइट। ग्राफ बहुत इजी होते हैं समझना, है ना। ये देखो टेम्परेचर है इस एंजाइम का, मेरे पास एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसका टेम्परेचर ये वाला ऑप्टिमम है, ठीक है। इस टेम्परेचर पे ये मेरा एंजाइम जो है वो हाईएस्ट एक्टिविटी दे रहा है, राइट। एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट है इस पॉइंट पे, राइट। तो मैं इस टेम्परेचर को बोलूँगी ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। इससे कम किया मैंने टेम्परेचर तो देखो एंजाइम एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। इससे ज़्यादा किया टेम्परेचर मैंने, ठीक है, यहाँ से ज़्यादा पे गए तो भी एंजाइम एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि लो पे इनएक्टिव हो जाएगा, हाई पे डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ग्राफ बताओ किसको समझ में नहीं आया, ठीक है। कितना ईजी ग्राफ है, बहुत ईजिली आपको याद रहेगा, आपको याद रखने की अब ज़रूरत ही नहीं है, समझ में आ गया, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई, ठीक है। कई बार ग्राफ्स जो हैं वो सिर्फ आपको लेबलिंग के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एक्टिवेशन एनर्जी का भी किया था, तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम विदाउट एंजाइम लेवल के लिए आ सकता है, ठीक है। सो यू कैन ईजिली डू दैट, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात टेम्परेचर के रोल में, फॉर एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डबल हो जाती है, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, ये एज ए रूल के फॉर्म में ही आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज पीएच। जस्ट लाइक टेम्परेचर, एंजाइम्स भी जो हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पे ही प्रॉपरली वर्क करते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसपे एंजाइम्स जो हैं वो बेस्ट अपना काम करते हैं, ठीक है। ये अगर मैं लिविंग सिस्टम की बात करूँ, हमारी बात करूँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, सारे ही एंजाइम्स जो हैं वो ज़्यादातर अराउंड 7 पीएच पे ही अच्छे से काम करते हैं, दैट इज़ न्यूट्रल पीएच पे ज़्यादातर एंजाइम्स जो हैं वो ऑप्टिमम पीएच है उनका। गैस्ट्रिक एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो वो एसिडिक कंडीशंस में बेस्ट काम करते हैं, ठीक है। उनका ऑप्टिमम पीएच क्या है, एसिडिक, मतलब 1 to 2 पीएच के अराउंड वो बेस्ट काम करते हैं अपना, ठीक है। और इंटेस्टिनल एंजाइम्स की अगर बात की जाए तो उनका एल्केलाइन पीएच होता है जिसपे वो बेस्ट अपना काम करते हैं, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच इज एल्केलाइन पीएच, ठीक है। तो ये मैंने 7 अराउंड मार्क कर दिया है, बट दिस यू नो कि ये ऑप्टिमम पीएच है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये एज ऑप्टिमम पीएच आएगा, ठीक है। ऑप्टिमम पीएच से पीएच कम करोगे तो भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ऑप्टिमम पीएच से पीएच ज़्यादा करेंगे तो भी एक्टिविटी डिक्लाइन होगी, ठीक है। सेम एज टेम्परेचर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ईजिली आपको याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देखो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से क्या मतलब है, जो मेरे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, मेरे पास एक ये सबस्ट्रेट था एंड ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एंड वी हैव एंजाइम, तो वो जल्दी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। एंजाइम की एक्टिविटी पे सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, हम ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऐड कर दें तो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी, एक्चुअली में हमारे पास जितने भी फ्री एंजाइम्स होते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन को करने के लिए जितने भी फ्री एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर तक तो बढ़ती है, मैंने क्योंकि बोला आपको कि फ्री एंजाइम्स जितने भी होंगे वो सारे सबस्ट्रेट को अटैच करते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि हमारे फ्री एंजाइम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फ्री एंजाइम खत्म हो गए, मानो अब मेरे पास यहाँ पे जो है फ्री एंजाइम नहीं है जिसके साथ कि सबस्ट्रेट बाइंड करे, तो क्या होगा, क्या मैं जितने भी सबस्ट्रेट डालती जाऊंगी वो एंजाइम की एक्टिविटी को कुछ कर पाएंगे, नहीं। इट इज़ सेम एज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सैचुरेटेड सोल्यूशन। एक पॉइंट आता है कि मैं पानी में कितनी भी चीनी ऐड कर लूँ घुलना बंद कर देगी, है ना, वो डिसॉल्व होना बंद कर देती है, तो वो सैचुरेटेड। तो यहाँ पे भी सैचुरेशन आ जा रहा है फ्री एंजाइम का, तो एक पॉइंट आएगा कि हमारा सबस्ट्रेट ऐड करने से ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी रिएक्शन की, ठीक है। मतलब एक मैक्सिमम स्पीड, एक मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो रही है रिएक्शन की, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा हमारा रिएक्शन की, उसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। दैट मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज वी मैक्स, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं हम उसको, वी मैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो फर्दर राइज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू सैचुरेशन ऑफ एंजाइम,
राइट, ये मैंने आपको बात समझा दी। नो फ्री एंजाइम लेफ्ट टू बाइंड टू सबस्ट्रेट, ठीक है। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दी कि जब आपके पास नोट्स हों तो आपको उससे पढ़ना ईजी हो जाए। जब आप अपने नोट्स में लिखो तो ये इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर लिख दो। जो भी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ वो सब नोट डाउन ज़रूर करना है आपको, राइट। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, देखो हमने लिया एक तरफ सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिया, दूसरी तरफ क्या है, किस पे इफेक्ट कर रहा है वो, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मैं बढ़ाती गई, ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया, रिएक्शन का रेट भी बढ़ता गया, टिल इट रीच द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वी मैक्स, राइट। जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी रीच कर गया, हमने बोला वी मैक्स, उसके आगे रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ग्राफ बहुत ईजी है बनाना, राइट, समझ में आ गया आपको तो बहुत ईजी है, ठीक है। जो बातें समझ में आ जाती हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं, जो नहीं आती वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, है ना। देखो अब ये वी मैक्स रीच कर गया तो हमने बोला वी मैक्स, इसी में अगर मैं इसके हाफ की बात करूं, अगर मैं इसकी एक लिमिट लूँ कि ये हाफ कहाँ पे है, तो क्या मैं उसको वी मैक्स बाई 2 बोल सकती हूँ, वी मैक्स अपॉन 2, ठीक है, ये हाफ ऑफ वी मैक्स हो गया, ठीक है। मतलब ये एक पॉइंट है मेरे पास जो कि वी मैक्स बाई 2 है, ठीक है। यही पॉइंट सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे अगर बात करें, अगर सबस्ट्रेट की लाइन में बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे बात करें, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज के एम, ठीक है। के एम कहाँ से आया है नाम, जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था उनके नेम के बेसिस पे है। के कॉन्स्टेंट हम डिनोट करते हैं एंड एम इज फॉर माइकलिस मेंटन, ठीक है। तो इसको के एम को माइकलिस मेंटन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम था माइकलिस, ठीक है। तो के एम एक्चुअली में क्या है, के एम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे कि रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच चुका है, ठीक है। सबस्ट्रेट्स कॉन्सेंट्रेशन एट विच रिएक्शन रीचेस हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का जिसपे हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी रिएक्शन की पहुंच जाए, रिएक्शन हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं के एम। ये आपको मार्क करने के लिए आ सकता है, के एम आप यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं लिखोगे, वेलोसिटी नहीं है के एम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, दिस पॉइंट इज के एम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की लाइन में ही लिखना अगर लेबलिंग के लिए आ जाए तो, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन फॉर्म में आता है, यू नो दी ऑप्शन, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है जिसपे कि हमारा रिएक्शन जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाता है, ठीक है। वेरी क्लियर। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट तो निकल रहा है। अगर हम सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें समझ में आया कि लोअर द के एम क्या है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, जितना सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा हमारा एंजाइम जो है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। मतलब के एम की वैल्यू हमें किस में हेल्प कर रही है, एंजाइम की एफिनिटी चेक करने के लिए, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ कितनी एफिनिटी है, हमारा एंजाइम कितना एफिशिएंट है उस सबस्ट्रेट के लिए, ये हम पता लगा सकते हैं के एम से, राइट। अगर मुझे दो एंजाइम्स को कंपेयर करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं उन दो एंजाइम्स को यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि कौन सा कितनी जल्दी पहुँच गया, ठीक है, कब किसने अपनी वेलोसिटी मैक्सिमम रीच की और उस टाइम पे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दो एंजाइम लूँ तो जिसका सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम था, जिसकी के एम की वैल्यू कम आई, उसका एंजाइम जो है वो उतना एफिशिएंट है, राइट। तो ये एक जनरल सी बात समझ में आ गई हमें, राइट, कि लोअर द के एम मोर एफिशिएंट इज द एंजाइम, राइट, वेरी क्लियर, ठीक है। लास्ट फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या होते हैं अब ये समझते हैं। इनहिबिटर्स देखो कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स हैं जो कि हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है, दे बाइंड टू द एंजाइम एंड डिक्रीज और इनहिबिट इट्स एक्टिविटी, ठीक है। और जब ये इनहिबिटर्स एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं एंजाइम पे बाइंड होकर, तो हम उसको बोलते हैं इनहिबिशन। टू टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं, पहले होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जब इनहिबिटर compete कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ फॉर इट्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। क्या है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट एंजाइम पे, एक्टिव साइट है ना। तो अगर हमारा इनहिबिटर जो है वो compete कर रहा है एक्टिव साइट के लिए, सबस्ट्रेट को नहीं बाइंड करने दे रहा, एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। compete कर रहा है तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है।
कब कर सकता है वो ऐसा, जब हमारा इनहिबिटर जो है उसका सेम स्ट्रक्चर है एज दी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का बहुत क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सिमिलरिटी है उनके स्ट्रक्चर में, तो वो हमारे सबस्ट्रेट के साथ compete कर सकता है, राइट। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट पे भी आते ही हैं, एंजाइम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मेलोनेट, ठीक है, किससे compete करता है, सक्सीनेट से, ठीक है, कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपने एंजाइम पढ़ा होगा आपकी ईटीसी साइकिल में, कैसे काम करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये देखते हैं। तो ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा इनहिबिटर है, ठीक है, ये देखो दोनों डिफरेंट है, पर जहाँ पे एक्टिव साइट पे लगना है ना, वहाँ पे दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो हमारा इनहिबिटर जो है वो जाके एंजाइम पे लग जाएगा, सबस्ट्रेट को लगने नहीं देगा, है ना। और क्या होगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो बेसिकली टेम्परेली अटैच होते हैं। अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, अगर एंजाइम के आसपास हम सिर्फ सबस्ट्रेट को रहने दें, तो हमारा इनहिबिटर जो है वो अटैच नहीं हो पाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैन बीट दी इनहिबिटर, ठीक है, इनहिबिटर को बीट करना है तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, ये हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है। तो इनहिबिटर बेसिकली एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे कम कर देंगे, वो जितनी देर तक एंजाइम पे अटैच्ड हैं उतनी देर तक हमारा सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकता, है ना, मतलब हमारे रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, स्पीड लो हो जाएगी रिएक्शन की, राइट। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट डाल देते हैं तो फाइनली हमारा रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस मैक्सिमम वेलोसिटी बट विद हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आ गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं, रिवीजन करेंगे बहुत ईजिली आपको ये सब याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना और क्वेश्चन सॉल्व से पहले शॉर्ट में नोट्स को रिवाइज कर लेना, ठीक है। चाहे तो इस वीडियो को आप डबल दी स्पीड पे देख लेना, ठीक है, तो आपका जल्दी रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अच्छा, अगर अब इसको हम ग्राफ के थ्रू समझें, इसका ग्राफ बना देते हैं। तो देखो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे पहले क्या हो रहा था कि हमारा ये रिएक्शन हो रहा है नॉर्मली, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं और हमारा रिएक्शन जो है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है, ये हमने अभी समझ लिया, ठीक है, कि सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है। नाउ अगर यहाँ पे इनहिबिटर आ जाए तो इनहिबिटर क्या करेगा, इनहिबिटर थोड़ी देर तक अटैच रहेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो रटते हैं, है ना, रटना पड़ता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो है Km की वैल्यू बढ़ रही है, Vmax जो है वो अनचेंज्ड है। ये कैसे याद रहेगा, ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। एक बात आपको समझ में आ गई, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है, इनहिबिटर जो एंजाइम पे अटैच रह रहा है, कब तक, जब तक हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा नहीं दे रहे हैं उसको भगाने के लिए, है ना। एक बार हमने सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो इनहिबिटर जो है वो कहीं रहता ही नहीं है एंजाइम के आसपास, तो मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाना पड़ रहा है। तो अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो Km की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि Km तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ही है ना। एंड हमने एक बात पढ़ ली कि एंजाइम जो है वो अल्टीमेटली अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखो ग्राफ बिल्कुल सेम नहीं है, ग्राफ जो है वो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ाना पड़ रहा है ना। तो हमारा जो Vmax/2 है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि Vmax जो है वो अनचेंज्ड है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक तो पहुंच रहा है ना रिएक्शन, टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मैक्सिमम वेलोसिटी तक तो पहुंच रहा है, तो वो अनचेंज्ड है। लेकिन सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने पे पहुंच रहा है, इसलिए Km की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, वेरी इजी, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनहिबिटर की, दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो कि कॉम्पीट नहीं करता। तो कैसे इनहिबिट करता है देखते हैं। when the inhibitor binds the enzyme at a site different from active site, एंजाइम की एक्टिव साइट पे ये इनहिबिटर नहीं अटैच करता है, ये एंजाइम की एक डिफरेंट ही साइट पे अटैच करता है। ये देखो एंजाइम है हमारा, ये हमारी एक्टिव साइट है, ठीक है, ये हमारा सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, ये हमारे एंजाइम की दूसरी साइट है जहाँ पे कि इनहिबिटर जो है अटैच कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा बैठ के, ये एक्चुअली क्या करता है, ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को बदल देता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ये देखो
ये हमारे एंजाइम का ऐसा स्ट्रक्चर है वी शेप काइंड ऑफ, ये इसने फ्लैट कर दिया इसको, तो सबस्ट्रेट अटैच कहाँ से करेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लूँ, ठीक है, मैंने यहाँ सबस्ट्रेट बढ़ा लिया कितना भी, तो क्या अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा चेंज हो चुका है स्ट्रक्चर, तो क्या सबस्ट्रेट हमारा यहाँ पे अटैच कर पाएगा? नहीं, जब तक ये इनहिबिटर चला नहीं जाता, जब तक इसका स्ट्रक्चर वापस नहीं आ जाता, तब तक वो अटैच नहीं करेगा। मतलब ये एक्टिव साइट के लिए कम्पीट नहीं कर रहा है, ये फिर भी एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर रहा है ना। ये बात समझ में आ गई? मतलब अल्टीमेटली हमारे एंजाइम की एक्टिविटी तो कम हो रही है, राइट। आओ इसको भी एक ग्राफ से समझ लेते हैं, इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा, ठीक है। एक आपको सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन का याद रखना है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से हमारे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी फ्री एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता जाएगा, है ना। और जैसे ही मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच जाएगी तो फिर वो आगे रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। तो ये आपको एक प्रॉपर ग्राफ तो पता है, समझ में आ गया है ना। वी मैक्स भी समझ में आ गया, वी मैक्स बाई 2 Km सब समझ में आ गया, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में क्या हुआ कि हमारा जो रिएक्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच रहा है, बट विथ हायर Km, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से पहुंच रहा है ना। यहाँ पे सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा लो, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, है ना। मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन सेम है मतलब Km की वैल्यू भी सेम है, Km अनचेंज्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। रटना पड़ा इस बात को? बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा जब आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। तो सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे कितना भी बढ़ा लो, हमारे रिएक्शन पे कोई असर नहीं होने वाला। मतलब कि हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं करना है, अनचेंज्ड है, Km की वैल्यू अनचेंज्ड है, ठीक है। बट वी मैक्स यहाँ पे क्या होगा, वी मैक्स का आप सोचो, जब तक हमारा इनहिबिटर वहाँ से चला नहीं जाता तब तक हमारा सबस्ट्रेट अटैच ही नहीं करेगा, तो वी मैक्स जो है वो चेंज हो जाती है। बट यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट सिनेरियो है, डिफरेंट केस होता है। इसलिए एक जनरल बात हमें याद रखनी है यहाँ पे कि जो वी मैक्स बाई 2 है ना, वो यहाँ पे सेम कॉन्सेंट्रेशन पे रीच करता है। वी मैक्स बाई 2 सेम कॉन्सेंट्रेशन पे रीच करता है, ठीक है। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ है आपका, ठीक है। हम वी मैक्स के रिलेशन में बना ही नहीं रहे इसको, हमें ये समझ में आ गया कि वी मैक्स तो डिफरेंट होना ही है जब तक इनहिबिटर चला नहीं जाता। तो इनहिबिटर जाएगा तो ये तो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड है, इसलिए जो वी मैक्स बाई 2 है वो ज़रूर रीच कर जाती है सेम कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब सबस्ट्रेट का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन था ना, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी उतने सबस्ट्रेट पे पहुंच जाएगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो वी मैक्स जो है वो डिफरेंट है, आपको इतना ही याद रखना है, वी मैक्स यहाँ पे डिफरेंट है, Km जो है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। Km पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मतलब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी कम कर रहा है बाय डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, है ना। एंजाइम रिएक्शन के रेट को कम कर रहे हैं, है ना। सबस्ट्रेट को अटैच ही नहीं होने दे रहा तो रिएक्शन बढ़ नहीं रहा आगे, ठीक है। तो रिएक्शन के रेट को एक्चुअली में वो कम कर रहा है, राइट। तो अब जल्दी से इसका लास्ट टॉपिक कर लेते हैं एंजाइम्स का, इनफैक्ट बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। 6 क्लासेस हैं, बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी है, 6 क्लासेस हैं और बहुत ईजी है, जो नेम है वही रिएक्शन है, ठीक है, वही काम है इसका। ऑक्सीडो रिडक्टेस और डीहाइड्रोजनेस, फर्स्ट क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस और डीहाइड्रोजनेसिस। तो जो नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेस, हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, 2 सबस्ट्रेट हैं। एक का ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, दूसरे का रिडक्शन कर देगा मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैच कर देगा, ठीक है। और दूसरा नाम क्या है इसका, डीहाइड्रोजनेस, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है इसलिए डीहाइड्रोजनेस, ठीक है। कैसे कैटालाइज कर रहा है रिएक्शन को, बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, वेरी इजी। दूसरा है क्लास ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ट्रांसफर करेगा अदर देन एच। देखो एच के ऊपर बात कर ली हमने, है ना, तो एच की बात नहीं होगी यहाँ पे, ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, बाकी की ग्रुप ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर लिख दिया है क्योंकि आर हम साइड चेन को डिनोट करते हैं। तो एक्स के पास मानो आर है, ठीक है, एक ग्रुप लगा हुआ है, वो ये ट्रांसफर कर देगा वाई पे, ठीक है। थर्ड क्लास है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देखो लिसिस से आपको समझ में आता है बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रो से समझ में आता है वाटर आएगा, ठीक है। तो वाटर को यूज करके जब ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा,
XY एक साथ अटैच थे, वाटर यूज़ किया, बॉन्ड ब्रेक किया X+Y, तो जितने भी बॉन्ड ऐसे टूटते हैं विथ हाइड्रोलिसिस वाटर की हेल्प से, ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। कौन कौन से बॉन्ड तोड़ सकता है ये? एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, मतलब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स वाले हमारे बॉन्ड्स हैं ये सबको तोड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है लाइसिस। लाइसिस क्या करता है? वाटर को बिना यूज़ किए तोड़ देगा। ये मेरे पास एक कंपाउंड है XY जिसपे कि साइड चेन लगी हुई है, ग्रुप लगे हुए हैं A और B, इन ग्रुप्स को रिमूव कर देगा। ठीक है, बिना वाटर को यूज़ किए। क्या करता है? रिमूव ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट अदर देन हाइड्रोलिसिस। वाटर को यूज़ नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे ही तोड़ देगा। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पे इन ग्रुप्स के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें डबल बॉन्ड मिलता है यहाँ पे। ठीक है, लाइसिस में, क्योंकि वो वाटर यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास क्या है? आइसोमरेसिस। आइसोमरेस क्या करते हैं? आइसोमर्स को इंटर कन्वर्ट करेगा, है ना। जितने भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, उनको इंटर कन्वर्ट करेगा। जैसे हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें क्या डिफरेंस था? एक ही OH का डिफरेंस था ना, तो इंटर कन्वर्ट करते हैं ये एंजाइम्स। ठीक है, तो आइसोमरेस बोलते हैं। लाइगेसिस, लाइगेस वर्ड से ही आपको पता है, लाइगेट लिंक करना, ज्वाइन करना, है ना। तो ये बॉन्ड्स को एक्चुअली में ज्वाइन करता है। ठीक है, कौन कौन से बॉन्ड्स को? CO, CS, CN, तो जितने भी बॉन्ड्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ये सबको लिंक करने वाले एंजाइम्स को हम लाइगेसेस कहते हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या होता है? एक्चुअली कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनको अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, जिनको एक्टिविटी करने के लिए एक अलग फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, बट कुछ एंजाइम्स जो हैं उनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए रहता है, उनको एक नॉन प्रोटीन फैक्टर, एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए रहता है, इसकी हेल्प से ही वो कैटालिटिकली एक्टिव हो पाते हैं। ठीक है, नहीं तो वो कैटालिटिकली इनएक्टिव होते हैं। दे नीड सम नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, ऐसे नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऐसे एंजाइम्स को हेल्प करता है टू बिकम कैटालिटिकली एक्टिव, उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का। ठीक है, इसको और इजी समझ लो। ये मेरे पास एक एंजाइम है, एक होल एंजाइम ले लिया मैंने, पूरा एंजाइम जिसकी बात हो रही है। कुछ एंजाइम्स हैं ऐसे, तो इसलिए मैंने होल एंजाइम लिखा है कि मेरा पूरा एंजाइम है। उसमें क्या है? प्रोटीन पार्ट है ना। हमें पता ही है सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं, तो एक प्रोटीन पार्ट है, बट एंजाइम्स को नॉन प्रोटीन पार्ट भी चाहिए रहता है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, कोफैक्टर क्या क्या होते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, पहले ये बात समझ लेते हैं कि होल एंजाइम का जो नाम है उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। तो ये तो इजी है, होलो एंजाइम मतलब होल एंजाइम, है ना, सिमिलर सा नाम है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट है, तो देखो इसमें P आ रहा है, तो यही वाला प्रोटीन है। ठीक है, तो ये प्रोटीन का पार्ट है। ठीक है, और किसी में भी P नहीं है। ठीक है, तो एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है वो है कोफैक्टर। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये 3 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम्स, तीसरा मेटल आयंस। बहुत ईजी है समझना इनको। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली में कैसे हैं? वो टाइटली बाउंड होते हैं हमारे हमारे प्रोटीन पार्ट से। ठीक है, टाइटली बाउंड होते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक से आपको याद रखना है कि परमानेंट सा ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि हीम पार्ट। हीम पार्ट कौन से एंजाइम्स के लिए? पेरोक्सीडेज और कैटालेस एंजाइम्स के लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, ये उनकी एक्टिव साइट पे जाके बाइंड होता है। देखो इसी बात से आपको याद रहेगा, क्योंकि जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो एक्टिव साइट पे बाइंड हो रहा है, इसलिए उसकी बाइंडिंग जो है वो टाइटली बाइंड है। ठीक है, टाइटली बाउंड है, परमानेंट बाइंडिंग होती है उसकी, क्योंकि वो एक्टिव साइट पे। ठीक है, एग्जाम्पल आपको ज़रूर याद रखना है पेरोक्सीडेज एंड कैटालेस का। कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? हीम। ठीक है, एक ही एंजाइम है जिसपे क्वेश्चन आते हैं, ये भी आई थिंक आपके NCERT में नहीं है, बट आपको पता होने चाहिए। आई थिंक है ये। ठीक है, तो इसलिए ही आपको पता होने चाहिए। एंड सेकेंड इज को एंजाइम्स। तो को एंजाइम्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, बट ये टाइटली बाउंड थे, ये लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, लूजली बाउंड होते हैं, लूजली अटैच होते हैं एंजाइम से, और सिर्फ उसी टाइम पे अटैच होते हैं जिस टाइम पे एंजाइम को एक्टिविटी करनी होती है। ठीक है, इसके हमारे पास एग्जाम्पल है NAD एंड NADP। ये आपने बहुत सारी साइकिल्स में पढ़ा होगा, है ना। NAD और NADP क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे विटामिन के लिए एक्चुअली को एंजाइम्स हैं। ठीक है, जिस टाइम पे एंजाइम्स को ज़रूरत होती है काम करने की उस टाइम पे अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये को एंजाइम्स हैं, ये आपको याद रखना है। मेटल आयंस जो है, मेटल आयंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको मेटल आयंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक आयन। ठीक है, तो हमारा जिंक आयन यूज़ होता है कौन से एंजाइम के लिए? कार्बोक्सी पेप्टिडेज के लिए।
ठीक है। क्या करते हैं ये मेटल आयंस? ये मेटल आयंस जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है। ये समटाइम्स क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं विद द साइड चेन्स एट एक्टिव साइट। हमारी जो साइड चेन्स होंगे एक्टिव साइट पे, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयंस, ठीक है। एंड दस एक्टिव साइट को वो एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तभी तभी तो हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिव हो रहा है, कैटालिटिकली एक्टिव, वो कोफैक्टर से ही हो रहा है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार इसी में क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है, सिर्फ नेम में, ठीक है, कि हमारा होल एंजाइम क्या है। क्या होलो एंजाइम को मैं एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम बोल सकती हूँ? येस और नो? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि देखो कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है, मेटल आयन भी हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। मतलब होलो एंजाइम जो है वो एपो एंजाइम प्लस मेटल आयंस भी सही है, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम भी सही है, एपो एंजाइम प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप भी सही है, ठीक है। अब ये माइनस भी करके आ सकते हैं, माइनस प्लस दोनों आ सकते हैं, आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि होल एंजाइम इज होलो, प्रोटीन पार्ट जो है वो एपो एंजाइम है, ठीक है, और नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर है। कोफैक्टर 3 तरीके के हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एंजाइम्स आल्सो, ठीक है। बहुत इजी रहा, आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इजी रहा होगा। प्लीज़ डू टेल मी योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर बताया करिए। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड दिस लेक्चर डू हिट द लाइक बटन, लाइक ज़रूर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करो। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो do subscribe to my channel for upcoming videos. Thank you so much for watching.